my dear students and my dear friends. Today our discussion Indian polity और इंडियन एक्ट्स यानी भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय कानून के बारे में आज हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रश्नोत्तरी लेंगे और उसके बारे में आपको हम विस्तार से समझाएंगे। तो चलिए, चलने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। जब जब वीडियो हम बनाएंगे अब बेल आइकन दबाइएगा तो आपको पास सबसे पहले वीडियो पहुंचेगी। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन इंटरप्रिटेशन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन 1 है 10, ऑप्शन सेकेंड है 9, ऑप्शन थर्ड है 7, ऑप्शन 4 है 5। 15 सेकंड का आप लोगों को समय मिलता है। एक प्रश्न हम पढ़ के फिर से सुना दे रहे हैं। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन इंटरप्रिटेशन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर होगा इसमें 5। 5 सदस्यों का कमेटी बैठती है इसमें और वो सुनवाई करते हैं। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन या इंटरप्रिटेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी ही चाहिए। संविधान के किस प्रश्न पर विवाद होने पर अंतिम व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा ही दी जाती है? ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला आप नोट करिएगा कि संविधान के किसी प्रश्न पर विवाद होने पर अंतिम व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा दी जाती है। यदि किसी विषय पर न्यायाधीश में मतभेद होता है तो बहुमत द्वारा निर्णय लिया जाता है। भूमि सुधार कानून पर 9 न्यायाधीशों के खंडपीठ से निर्णय लिया जाता है। भूमि सुधार कानून में जो है 9 न्यायाधीशों के खंडपीठ बैठता है और वही लोग निर्णय देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनना है। लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य। ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। 15 सेकंड का समय मिला है। चलिए जल्दी बताइए आप लोग क्या आंसर होगा इसमें। वीडियो स्किप करके आप आंसर दीजिएगा। चलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, केवल 1 और 2। यानी लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य भारत दोनों मिलकर भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, चयन करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा से निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति का जो पद सृजन है आर्टिकल 63 यानी अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है। उपराष्ट्रपति के रूप में इनके 2 मुख्य कर्तव्य राज्यसभा का सभापतित्व करना और राष्ट्रपति के आपातकालीन अवकाश के समय तत्काल राष्ट्रपति का पद धारण करना है। एक कार्य है उनका। आर्टिकल 64 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति को शक्ति प्रदान होती है या शक्ति निहित होती है। आर्टिकल 64 में है यानी अनुच्छेद 64 में है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के संविधान के किस भाग में प्रबंधन में कामगार की सहभागिता समाविष्ट होती है? भारत के संविधान में किस भाग में प्रबंधन में कामगार की सहभागिता समाविष्ट होती है या समाविष्ट है? ऑप्शन ए है उद्देशिका, ऑप्शन बी है मूल अधिकार, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निदेशक तत्व या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। 15 सेकंड का समय चालू होता है आपके लिए। बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य के
नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान में भाग 4 में नीति निर्देशन तत्वों के प्रबंधन में कामगार की सहमति समाविष्ट होती है। अनुच्छेद 43 यानी आर्टिकल 43 राज्य कर्मकारों के लिए न्यूनतम निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध कराएगा और ग्रामों के कुटीर उद्योग के बढ़ाने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 43 में कहा गया है कि इनके मजदूरी, न्यूनतम निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर कैसे उपलब्ध कराएगा, ग्रामों में कुटीर उद्योग बढ़ाने का कैसे प्रयास करेगा, इसके बारे में आर्टिकल 43 में कहा गया है। आर्टिकल 43 क में उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता को निर्धारित किया गया है। आर्टिकल 44 यानी अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि समान आचार संहिता लागू करने का निर्देश देती है। आर्टिकल 44 में है कि समान आचार संहिता लागू करने का निर्देश देती है। आर्टिकल 44 में यह भी कहा गया है कि अब तक आर्टिकल 44 जो है अब तक भारत में लागू नहीं हुआ है कहीं पे। उच्चतम न्यायालय ने अनेक बार सरकार को समान सिविल कोड लागू करने का निर्देश दिया है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। लोकसभा के सभापति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा के जो सभापति होते हैं किसके द्वारा हटाया जा सकता है? प्रश्न ये कर रहा है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन डी है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। 15 सेकेंड्स आपके लिए दिए जा रहे हैं, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए ऑप्शन बी जिनका है लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा इज द राइट आंसर होगा। लोकसभा के सभापति जो होते हैं यानी स्पीकर, लोकसभा के बहुमत द्वारा ही, अधिक संख्या द्वारा ही हटाया जा सकता है, बिना बहुमत के नहीं हटाया जा सकता है। लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लेते हैं और बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लोकसभा को बहुमत से चुना जाता है और हटाया भी जा सकता है। यदि कोई लोकसभा की सदस्यता का त्याग करना चाहता है तो स्पीकर को त्याग पत्र सौंपता है। यह भी आप नोट कर लीजिएगा। स्पीकर इसकी सूचना सबसे पहले राष्ट्रपति को देता है। किसी सदस्य की रिक्तता पर 6 माह के अंदर चुन लिया जाना संवैधानिक दायित्व होता है। अगर किसी भी सदस्य का वहाँ रिक्ति है तो 6 माह के अंदर वहाँ पे रिक्ति को भर लेना संवैधानिक होता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा उपराष्ट्रपति को बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। यह भी आप नोट कर लीजिएगा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा उपराष्ट्रपति को बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है 12 दिनों के अंदर, ऑप्शन बी है 14 दिनों के अंदर, ऑप्शन सी है 16 दिनों के अंदर, ऑप्शन डी है 18 दिनों के अंदर। तो चलिए आपको देते हैं 15 सेकेंड का समय। चलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। जो बी ऑप्शन टिक किए हैं उसका राइट आंसर होगा 14 दिनों के अंदर। 14 दिनों के अंदर राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने की जो है वापस किया जाना चाहिए। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के 14 दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए। धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा के ही पक्ष किया जा सकता है। धन विधेयक को प्रमाणित स्पीकर के हस्ताक्षर के द्वारा अंतिम रूप में किया जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना नहीं लाया जा सकता है। यह भी आप नोट कर लीजिएगा कि धन विधेयक जो होता है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना इसे नहीं लागू किया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता है। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना नहीं लाया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। धन विधेयक का परिभाषा जो है आर्टिकल 110 में वर्णित है, यानी अनुच्छेद 110 में।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? कौन सा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचन की योग्यता को निर्धारित करता है? आर्टिकल 52, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 57। चलिए जल्दी बताइए। आर्टिकल 57 इज द राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 57, संविधान का अनुच्छेद 57 जो है राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचित होने को छूट देता है। आर्टिकल 57 में है यह है, आर्टिकल 57 के अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, यह भी है उसमें। आर्टिकल 53 में है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, कार्यपालिका की जो शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 53 में कहा गया है। आर्टिकल 54 में कहा गया है कि आर्टिकल 54 के अंतर्गत निर्वाचन मंडल आता है जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेता है। आर्टिकल 55 जो है राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है अल्पसंख्यक समूहों का शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन, ऑप्शन बी है राजनीतिक जागरूकता, ऑप्शन सी है सामाजिक असमानताएं, ऑप्शन डी है सांप्रदायिकता संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाना। चलिए आपको देते हैं 15 सेकंड, 15 सेकंड में आंसर बताइए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अल्पसंख्यक समूहों का शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन। भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य कारण अल्पसंख्यक समूह का शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन है। भारत में सांप्रदायिकता का जहर 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति से फैला है। 1870 ईस्वी में विलियम हंटर ने इंडियन मुसलमान पुस्तक लिखी जिसमें मुस्लिम समाज की कमजोरी का कारण हिंदू को माना गया है। 1875 में अलीगढ़ आंदोलन में इस सांप्रदायिकता को हवा मिली और थियोडर बेकर ने अलीगढ़ स्कूल के प्राचार्य के रूप में वास्तविक तौर पर पृथक मुस्लिम बीजारोपण कर दिया। 1909 में 1909 के भारतीय परिषद एक्ट द्वारा सांप्रदायिकता के आधार पर मुस्लिम के लिए अलग अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान कर औपचारिक रूप से प्रदान दिया जाता है। तो कहीं न कहीं भारत में सांप्रदायिकता विकास का मुख्य जो कारण है वो अल्पसंख्यक समूहों का शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है ग्वालियर, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है भोपाल, ऑप्शन डी है जबलपुर। आपको मिलता है 15 सेकेंड। चलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जबलपुर में मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय की पीठ जबलपुर में अवस्थित है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय इंदौर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। आप नोट करते चलिएगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत में सर्वप्रथम हिंदी में कार्य करना शुरू किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वप्रथम हिंदी में कार्य करना शुरू किया था। 1967 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आदेश के अधीन उच्च न्यायालय का कार्य हिंदी में भी शुरू हुआ। अनुच्छेद 348 उच्चतम एवं उच्च न्यायालय की भाषा से संबंधित है। आर्टिकल 348 जो है वह उच्चतम एवं उच्च न्यायालय की भाषा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन है स्थानीय सरकारें आधार है। स्थानीय सरकारें आधार हैं लोकतंत्र का, आरक्षण का, अभिजात तंत्र का, धर्मनिरपेक्षवाद का। चलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इसमें होगा लोकतंत्र का। स्थानीय सरकारें का आधार जो है लोकतंत्र का है। स्थानीय निकाय का जनक रिपन का 1884 1884 माना जाता है।
चोल प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता उसकी स्थानीय स्वशासन था। भारत में आर्थिक विकेंद्रीकृत व्यवस्था लॉर्ड मेयो के समय शुरू हुआ था। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। भारत में सबसे पुरानी नगर पालिका मद्रास में 1687 ईस्वी की है। सबसे पुरानी नगर पालिका कौन है? तो मद्रास में है, जो मद्रास है जो 1687 ईस्वी है की है। लोकतंत्र का आधार विकेंद्रीकृत व्यवस्था लॉर्ड मेयो के समय शुरू हुआ था। यह भी आप नोट कर लीजिएगा। भारत में सबसे पुरानी नगर पालिका अभी आपको बताएं कौन सी है? मद्रास है, 1687 ईस्वी में इसका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया था? सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। के आर नारायणन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या नीलम संजीव रेड्डी? चलिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नीलम संजीवा रेड्डी जो हैं यह भारत के सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुने गए थे। नीलम संजीव रेड्डी 1669 ईस्वी में चुनाव में बीबी गिरी को हराए थे। 1969 ईस्वी में बीबी गिरी को हराए थे। संजीव रेड्डी जो हैं सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी को चुना गया, और नीलम संजीव रेड्डी जो है 1969 में चुनाव में बीबी गिरी को हराए थे। 1969 में वो हार गए थे। 1969 में जो है वो नीलम संजीव रेड्डी जो हैं बीबी गिरी से हार गए थे। 1977 में वह राष्ट्रपति चुनाव में निर्विरोध चुने गए थे। 1977 में, 1969 में नहीं, 1977 में जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए वो निर्विरोध चुने गए थे। के आर नारायण भारत प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। के नारायण जो थे भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। ये भी नोट कर लीजिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। यह भी आप नोट कर लीजिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रथम 2 कार्यकाल के लिए भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रथम 2 कार्यकाल के लिए भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए थे। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे कौन सा डे मनाया जाता है? तो वह है शिक्षक दिवस एंड टीचर्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान करता है? अभी आपको पता होगा आर्टिकल 370, 370, 369, 371 या आर्टिकल 390। सभी को जानता होगा 370 यानी 370। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से रहा है, जो बहुत लंबा मुद्दा था, अभी जाके हटा। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य को अन्य राज्य से अलग विशेष स्थिति प्रदान करता है। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत 6 प्रावधान हैं। भारत का एकमात्र जम्मू कश्मीर राज्य है जिसका अपना संविधान चलता था, अब नहीं चलेगा। जम्मू कश्मीर जो था उसका अलग संविधान था, लेकिन अभी सरकार में पारित हुआ, धारा 370 को हटाया गया और जम्मू कश्मीर को अलग अलग स्टेट घोषित किया गया। केंद्र शासित प्रदेश में रखा गया है। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर भारत के देशी राज्यों में विलय पत्र का हस्ताक्षर कर दिया था। हरि सिंह जम्मू कश्मीर के पहले राजा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तक रिपब्लिक किसने लिखी? पुस्तक रिपब्लिक किसने लिखी? ऑप्शन ए है प्लेटो, ऑप्शन बी है अरस्तु, ऑप्शन सी है मार्क्स, ऑप्शन डी है सोक्रेटिस। तो इसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा प्लेटो। प्लेटो यूनान के दार्शनिक थे और रिपब्लिक पुस्तक उन्होंने लिखी थी। अरस्तु भी ग्रीक के महान दार्शनिक थे। अरस्तु भी जो ग्रीक के महान दार्शनिक थे। अरस्तु को राजनीति विज्ञान के जनक माना जाता है। राजनीतिक विज्ञान के यानी पॉलिटिक्स साइंस का जनक अरस्तु को ही माना जाता है। अरस्तु ने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु ने ही कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और मार्क्स जर्मन
के एक महान विचारक थे। मार्क्स जो थे वो जर्मन के एक महान विचारक थे। नेक्स्ट में चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग, जिसको यूपीएससी हम लोग कहते हैं, के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है या की जाती है? तो भारत के प्रधानमंत्री, ए ऑप्शन, बी है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन डी है भारत की संसद द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। इसे आप नोट कर लीजिएगा। संघ लोक सेवा यानी यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। की जाती है या किया जाता है। अनुच्छेद 308 से 323 जो है संघ लोक सेवा आयोग के गठन एवं अधिकार से संबंधित है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को उसी विधि से हटाया जा सकता है जिस विधि से उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। यह भी नोट कर लीजिएगा। संघ लोक सेवा परीक्षा के मापदंड तैयार करता है और परीक्षा के संचालन का निरीक्षण करता है। संघ यूपीएससी का कार्य है परीक्षा को मापदंड तैयार करना और परीक्षा को संचालन निरीक्षण करना। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का अनुच्छेद 311 के अधीन विशेष सुरक्षा प्रदान किया गया है। आर्टिकल 311 में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को विशेष सुरक्षा प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारों का निर्धारण करती है? तीसरी अनुसूची, ऑप्शन बी है चौथी अनुसूची, ऑप्शन सी है पांचवी अनुसूची, ऑप्शन डी है छठी अनुसूची। ऑप्शन बी इज द इसमें राइट आंसर होगा चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करता है। राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व भी करता है। राज्यसभा राज्य के हित में सभा है, राज्य का प्रतिनिधि सभा है। लोकसभा में 20 सदस्य केंद्रीय प्रदेश से चुनकर आते हैं। पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है। ये भी नोट कर लीजिएगा कि पांचवी अनुसूची जो है वो अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है, यानी SC/ST से संबंधित। छठी अनुसूची जो है वो असम के मेघालय अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में चर्चा है, उसमें उस बारे में बताया गया है छठी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। केंद्र राज्य संबंधों का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? केंद्र राज्य संबंधों का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? केंद्र राज्य संबंधों का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? चलिए, ऑप्शन ए है श्री कृष्ण आयोग, ऑप्शन बी है सहकारिता आयोग, ऑप्शन सी है सच्चर आयोग, ऑप्शन डी है कोठारी आयोग। केंद्र राज्य संबंधों का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? ए है श्री कृष्ण आयोग, ऑप्शन बी है सहकारिता आयोग, ऑप्शन डी है सच्चर आयोग, ऑप्शन डी है कोठारी आयोग। इस सब आयोग के बारे में भी आपको हम बताएंगे, विशेष जानकारी देंगे नेक्स्ट वीडियो में। सहकारिता आयोग इधर इसमें राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। केंद्र राज्य संबंधों से सुझाव सरकारी या आयोग से है। सहकारिता आयोग जो है वो केंद्र राज्य के संबंधों का सुझाव से संबंधित है। सरकारिया आयोग जो है 1983 ईस्वी में गठित किया गया था। आयोग ने 1988 में अपनी सिफारिश सरकारें को सौंप दी थी। अब तक केंद्र और राज्य पर श्रेष्ठ रिपोर्ट है इसका जो है, अब तक ये केंद्र राज्य पर श्रेष्ठ रिपोर्ट है इसका। सहकारिता आयोग ने केंद्र को मजबूत बनाते हुए राज्य को भी सशक्त बनाने का प्रयास बल दिया है। अखिल भारतीय सेवा के बनाए रखने पर भी बल दिया। राजमनार समिति ने भारतीय प्रशासनिक सेवा IPS जिसको बोलते हैं और भारतीय पुलिस सेवा जैसी सेवा को समाप्त करने की संतुष्टि की। पुंछी आयोग, एक पुंछी आयोग है, पुंछी आयोग भी केंद्र राज्यों संबंधों पर बनी है। पुंछी आयोग जो है एक नोट कर लीजिएगा कि भी केंद्र राज्यों के संबंधों पर बनी है। पुंछी आयोग जो है केंद्र राज्यों के संबंधों पर बनी है। तो आज के लिए क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। और आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को अधिक से अधिक फॉरवर्ड करें तथा बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अच्छा वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। आप लोग अधिक से अधिक इसको शेयर करें और दोस्तों को भी बताएं। ऐसे ही हम आर्टिकल्स के संबंधित वीडियो बनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। कोरोना वायरस का महामारी चल रहा है, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। सभी लोग घर में ही रहें।